हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, हम लोग सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे थे। आज का हम जो लेक्चर करेंगे, एक नया स्टडी नोट नंबर स्टार्ट करेंगे। स्टडी नोट नंबर 11, मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो मैनेजमेंट ऑडिट के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हैं, किन किन एरियाज में मैनेजमेंट ऑडिट के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो इस स्टडी नोट में हम पढ़ेंगे। काफी इजी स्टडी नोट है ये वाला, थ्योरेटिकल है मोस्टली सारा कंटेंट इसका, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक एक करके हम इस टॉपिक को फिनिश करते जाएंगे। सो गाइस, जो लोग नए हैं वो एक बार पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं। काफी सारे लेक्चर जो हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पेपर नंबर 19 का फुल कोर्स फ्री ऑफ कोर्स आपको पूरा फुल कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। पेपर नंबर 19 के बाद हम लोग ये भी स्टार्ट करेंगे अपना पेपर नंबर 20, और काफी सारे और सब्जेक्ट भी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, सबसे पहला है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड कल्चर। देखना, ज्यादा टेक्निकल है नहीं। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी अल्टीमेट क्या ऑब्जेक्टिव्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। प्रॉफिट मोटिव करना, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, कम कीमत पर देना। अगर कस्टमर आपकी सर्विस को ले लेते हैं और सर्विस को यूज करने के दौरान अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। कस्टमर तभी आपके साथ लंबे समय तक बनेगा। सिंपल था कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, यानी जो कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डायरेक्टली फॉलो करते हैं। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अचीव इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब वो है जो कंपनी अचीव करना चाहती है। कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती है, अपने इंप्लॉय को खुश कर रखना चाहती है, अपने कस्टमर को खुश रखना चाहती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती है। These are the specific, realistic and measurable aim which an organization plans to achieve. Okay, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो अचीव करना चाहती है वो एक रियलिस्टिक होनी चाहिए, कोई कहानी वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। और उन गोल को अचीव करने के लिए कंपनी ने अच्छी खासी मेहनत करी हो। These represent the charter that the organization has laid down for itself. Okay, भाई उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी वो कंपनी को रिटर्न में लिखनी पड़ेगी। कह रहे कि दे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव वुड बी आइदर रिटर्न और अनरिटर्न। ये रिटर्न में भी हो सकते हैं और अनरिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव करते हो तो कोशिश करा करो कि आप उन ऑब्जेक्टिव को रिटर्न में लिखो, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। इन्होंने समझाया, मान लीजिए कि एक एग्जांपल समझाया, मान लीजिए नाइकी, जो नाइकी हमारी कंपनी है जो स्पोर्ट्स जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। वैसे बेसिकली ये नंबर 1 जो ब्रांड है वो अमेरिका में बनना चाहती है, बट आप देखेंगे लगभग काफी जगह हर मोस्टली देशों में ये है। नाइकी हो गया, पूमा हो गया, एडिडास हो गया। अब इसके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कह रहा है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नाइकी पोजीशन एज द नंबर 1 एथलेटिक ब्रांड इन अमेरिका। ये चाहती है कि अमेरिका में नंबर 1 ब्रांड बन जाए एथलेटिक्स में। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ग्रोइंग फिटनेस मार्केट। ओके, यानी वो इस तरीके का, मतलब एक ऐसा नहीं है कि केवल एक साल के लिए नंबर 1 ब्रांड बन जाए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यानी कंटिन्यू रखे। मान लीजिए क्रिकेट में हम बोलते हैं कि टीम इंडिया अच्छी टीम है, तो उसको अच्छा परफॉर्मेंस सालों साल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक साल अच्छा परफॉर्मेंस करा, बाकी के साल अच्छा नहीं किया। कॉन्टिन्यूसली उसको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग अ मोमेंटम इन ग्रोइंग फिटनेस मार्केट, यानी फिटनेस मार्केट में कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना चाहती है। इंटेंसिफाई द कंपनीज एफर्ट टू डेवलप प्रोडक्ट दैट वुमेन नीड एंड वांट। ओके, इस तरीके का प्रोडक्ट करेगी क्योंकि जो वुमेन कस्टमर है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के एफर्ट करने पड़ेंगे कि जो वुमेन की वांट है, जो नीड है, उसको भी कंपनी, नाइकी कंपनी क्या कर सके। नाइक बोल लीजिए, नाइकी बोल लीजिए, जो भी मेन हम चीजों को समझेंगे। ओके, सो जो वुमेन है उनकी वांट और नीड को भी सेटिस्फाई किया जा सके। एक्सप्लोर द मार्केट फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैच्योरिंग अमेरिकन। ओके, जो भी मैच्योरिंग अमेरिकन की जो भी डिमांड है उस डिमांड को देखना, कस्टमर को उनकी डिमांड के बारे में पूछना और कस्टमर को वो चीजें प्रोवाइड करना। direct and manage the company's international business at it continue to develop. Okay, direct and manage the company's international business. Okay, कंपनी का अमेरिका पर तो फोकस है ही है, इसके अलावा बाहर देश जितने भी देश को कवर कर सके पूरी कोशिश है नाइकी कंपनी की। कंटिन्यू द ड्रिवन द इंक्रीज मार्जिन थ्रू प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फ्यूअर बेटर प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देकर जो कस्टमर की इच्छा है, नीड है, वही प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर कर अपनी जो इन्वेंट्री है, जो कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करना है। जिसको जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, जो वेस्टेज कॉस्ट है, उसको रिड्यूस करना, ताकि जो कॉस्ट कमाएगी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके का
कोई भी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए आप ही अगर मान लीजिए आप कोई कोचिंग खोलते हैं, तो आपका कोचिंग क्या है कि आप कम फीस लें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा रिजल्ट दें। ओके। अब ऐसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएसए की, उसके क्या है, to become the most competitive enterprise in the world by being number one or number two in market share in every business the company is in। कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, कुछ भी, पानी सप्लाई का बिजनेस कर रही है, बिजली सप्लाई का बिजनेस कर रही है, टोपी बना रही है, पेन बना रही है, कुछ भी बना रही है, फुटबॉल बना रही है, कहने का मतलब कंपनी जिस भी बिजनेस में जाए या तो नंबर वन शेयर मार्केट में या नंबर टू पे रहे, नंबर तीन मंजूर नहीं है कंपनी को। द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अपनी एप्पल कंपनी आईफोन, टू ऑफर द बेस्ट पॉसिबल पर्सनल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कस्टमर को बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, एंड पुट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स एज मनी एज पॉसिबल। ओके। और जितने ज्यादा हो सके सभी कस्टमर पर एज मच एज पॉसिबल कस्टमर्स को अपने जो प्रोडक्ट हैं वो शेयर करना। तो कॉर्पोरेट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कंपनी के क्या अचीव करना चाहती है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो यूएसए की, वो चाहती थी कि जिस भी मार्केट में हम लोग बिजनेस करें नंबर वन और नंबर टू पर रहे, नंबर तीन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये उसका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है। नाइकी का है कि अमेरिका की नंबर वन एथलेटिक ब्रांड बने, जो भी कस्टमर मांग रहे हैं, मैच्योरिंग कस्टमर मांग रहे हैं अमेरिका के या वर्ल्ड के, वो करे, इंटरनेशनल मार्केट पर भी प्रभाव छोड़े, अच्छा प्रोडक्ट दे, चीप कॉस्ट करे, अपनी जो कॉस्ट है वो कम करे। अब अगर हम अगला टॉपिक देखते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर इज टू नो बेस्ट दैट हैज बीन सेड एंड थॉट इन द वर्ल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। कह रहे हैं कल्चर इज टू नो बेस्ट दैट हैज बीन सेड एंड थॉट इन द वर्ल्ड। ओके। अभी समय कल्चर का मतलब कि भाई जो दुनिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर देश को समझ रहे हैं, उस देश में उस कस्टमर को चाहिए क्या, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का ट्रेंड क्या है, उसी अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना, वही प्रोडक्ट वही सर्विस उनके कस्टमर को प्रोवाइड करना। ओके। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर। कल्चर रेफर्स टू कॉर्पोरेट वैल्यूज, है ना, उस कंपनी की क्या वैल्यूज है, वो कस्टमर को कितना, कस्टमर की कितनी टेक केयर करता है, वो अपनी इंप्लॉयज की कितनी टेक केयर करता है। beliefs and behavior on the basis of which people interpret experience and behave. Generally, firm with a strong culture achieve higher results. In simple language, corporate failure is the operating working environment and shaped by the new way conduct their work, the way customers are treated and served, the way worker interact with each other और their supervisor और the people represent themselves। सिंपल सी बात है, कस्टमर को हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर की कुछ खास बातें हैं। कमिटमेंट ऑनेस्ट ऑनेस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी आप ऑनेस्टी से प्रोडक्टिविटी करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्शन पर काम करेंगे। प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो प्लान्ड होगी और ग्रोथ ओरिएंटेड होगी। इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग एंड इन्फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी जो बंदे होंगे उनको आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दोगे। कंसिडरेशन फॉर अदर इन पार्टनरशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो उनको अच्छे से भुगतान करना। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी आप लोग मतलब किसी भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेशन लोगे तो उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। गुड एम्प्लॉय रिलेशन, आपको अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना पड़ेगा। गुड डिसीजन एंड टाइमली एक्शन। ओके। इतना कंपटीशन आ रहा है हर एक मार्केट में, हर एक बिजनेस में, आपको अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे डिसीजन के बारे में बस सोचते हो, जब तक आप एक्शन लेते तब तक आपके जो कॉम्पिटिटर है उसने एक्शन लेकर मार्केट पर कब्जा कर लिया, यानी आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। डिसीजन तो बनाने ही है, आपको प्लानिंग तो करनी ही है, लेकिन डिसीजंस भी टाइम पर लेने हैं। क्वालिटी कंसाइंस है, यानी आपको प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी का देना पड़ेगा, अपने कस्टमर के साथ अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए भाई, एम्प्लॉय का मालिक के ऊपर, और कंपनी का कस्टमर के ऊपर, कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ये अच्छी क्वालिटी का, सर्विस का, बिहेवियर से पता चलता है। फ्यूचरिस्टिक आउटलुक, बार बार देखना पड़ेगा कि भाई अब फ्यूचर में क्या डिमांड है। जैसे कि नोकिया देखोगे आप, उसने अपने फ्यूचर को सही से नहीं देखा, अपने आप को अडॉप्ट नहीं करा, तो मार्केट से बिल्कुल बाहर। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रूथ। हेल्पफुल नेचर, इंटर इंस्टीट्यूशनल टुवर्ड नेबरहुड, सिंपल सी बात है भाई, हेल्पफुल नेचर आपका हेल्पफुल होना चाहिए, अपने एम्प्लॉय की हेल्प करनी चाहिए, अपने कस्टमर की हेल्प करनी चाहिए। कस्टमर को ऐसे नहीं, आपने प्रोडक्ट अगर बेच दिया है तो उसके बाद आप उसकी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। क्लीनिनेस, यानी आपको जो भी आपका इन्वायरमेंट है काम करने का वो अच्छा होना चाहिए। टाइमलीनेस, आपको प्रोडक्ट को टाइमलीनेस
डिलीवर करना पड़ेगा। ट्रूथफुलनेस यानी ट्रुथ होना चाहिए, ओपन होम, ऑर्डिनेस, ह्यूमिलिटी, क्रिएटिविटी, लर्निंग एंड सेंस ऑफ वैल्यू। कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। आइए हम देखते हैं कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑडिट। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में कंपनीज आर ऑलवेज मायर्ड इन टफ बैटल फॉर अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसीज, डिफरेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज टू इंप्रूव देयर कॉर्पोरेट सर्विस एंड एनहांस देयर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज। यानी अब कंपटीशन की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन में बाहर देशों की कंपनियां भी अपने देश में व्यापार कर रही है, तो हमारे देश की कंपनियों को अगर टिके रहना है, मार्केट पर कब्जा करना है, कस्टमर के बीच अपनी छाप बनानी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। प्रोडक्ट देने के बाद अगर कस्टमर को प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी कस्टमर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कम कीमत पर सामान देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तभी आप कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे और मार्केट में टिके रहोगे। The term corporate service refers to activities that combine or consolidate certain enterprise-wide needed support services. Okay, आपको अलग-अलग तरह की सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए मैंने कोई मान लीजिए मैंने एसी लिया, एसी लेने के बाद अगर मान लीजिए 3 महीने 6 महीने के बाद अगर मुझे कोई दिक्कत आती है, तो कंपनी ऐसा नहीं है कि पता नहीं कि परेशान कर रही है उसको कि अब ये करो, अब वो डॉक्यूमेंट दो, अब ये करो। कंपनी को अच्छा बिल्कुल कि भाई हाँ, हमें अपना इनवॉइस दे दो और हम अपना देख लेंगे भाई गारंटी पीरियड क्या है, वारंटी पीरियड क्या है, और हम आपको जो आपका जो प्रोडक्ट में जो दिक्कत आ रही है हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर लगता है कि चेंज करना है तो हम चेंज कर देंगे प्रोडक्ट, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आएगा तो। The business world is now becoming increasingly information intensive and complex. Therefore, companies have to begin to corporate web-based services into the workplace. Okay, अब टेक्नोलॉजी बदल रही है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको वेब बेस्ड यानी टेक्नोलॉजी के बेस पे रहेगा, ऑनलाइन आपको रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, अब ऑनलाइन का जमाना है। भले ही सिचुएशन अच्छी हो जाए फिर भी ऑनलाइन का बोलबाला ही रहेगा ज्यादातर। This has opened up many new challenges and initiatives. This has radically affected many of the established functions. Some of them have been reduced, combined, or eliminated. This also means that corporate boundaries are completely changing with advantages, partnering connection with outside service suppliers. Corporate service have now become integral part of the business value chain. सिंपल सा भाई, आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, ऑनलाइन बेस्ड आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कस्टमर ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एज लेना है, यानी अगर आपको मार्केट में टिका रहना है, कस्टमर का विश्वास अगर जीतना है, तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद है दोस्तों कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। पढ़ते हैं हम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट के बारे में। A corporate development audit is an independent objective of study of organization capability। यानी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में इंडिपेंडेंटली हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज क्या हैं। इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ पता लगाना और वीकनेस, और उन वीकनेस को दूर करना। अगर वीकनेस को नहीं दूर करेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी आने वाले समय में वीकनेस बन जाएगी। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पर तो और मजबूत करना है, बट वीकनेस पर हमें इस तरीके से काम करना है कि हम लोग उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बना ले, कन्वर्ट कर ले। Moving toward state-of-the-art performance, a corporate development audit gives a comprehensive picture of the states of corporate development, effectiveness, and highlight development needs. Many organizations use a corporate development audit to identify the state of the art in business development in their industry and determine exactly how much they differ from that ideal. The result feedback report highlight all findings with a specific recommendation for course correction for improvement. सिंपल सी बात है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे, स्ट्रेंथ को और मजबूत करेंगे, वीकनेस के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारी वीकनेस जो है वो कम हो जाए और हम अच्छे कर ले, और हमें टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में इंडिपेंडेंट एनालाइज करना कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की कैपेबिलिटीज क्या है, कंपनी को किन और सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, कंपनी किन सेक्टर्स पर अभी कम ध्यान दे रही है, कंपनी किन सेक्टर्स पर अभी ज्यादा ध्यान दे रही है, किन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किन सेक्टर्स पर क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए। अपने आप को एनालाइज करना कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट कहलाता है। इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्टिव है स्टडी करना कि कॉर्पोरेट की ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है। Corporate development audit is a comprehensive audit to assess the corporate management in various aspects of development through a process of systematic review and evaluation of long-term strategy of the company. Such corporate development audit ensure that, यानी हमें कंपनी की एनालाइज करना पड़ेगा, कंपनी को एनालाइज करना जरूरी है
और टाइम टू टाइम एनालाइज करना जरूरी है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ पर कंपनी अच्छा काम कर रही है, कहाँ पर वीक काम कर रही है, जिस पर और अभी इंप्रूवमेंट करना बाकी है। ओके, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी आगे आने वाले समय में, कौन कौन से प्रोडक्ट नए लॉन्च करने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट जो बहुत लंबे समय से हमें नुकसान दे रहे हैं, जिनको बंद करना ही उचित रहेगा। इन सब चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। The various factors and forces constituting a corporate enterprise are the right kind and quality. The various factors and forces constituting a corporate enterprise are the right kind and quality. Okay, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की किस क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या क्या वीकनेसेस है जिन पर उनको काम करना है। कम्युनिकेशन रिमेन्स द की टू फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ओके, अल्टीमेट आपको कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा। अगर आपके कस्टमर्स घट रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि कस्टमर्स को क्या चीजें और देनी चाहिए जिस कारण से कस्टमर आपको छोड़कर जा रहा है। ओके, टाइम टू टाइम आपको सर्वे कराना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के बीच, अपनी मार्केट के बीच। The pattern of departmentalization in an enterprise adopted in the past and proposed for the future for dealing with multi-directional responsibility is fully responsive to circumstances and business environment. The pattern of departmentalization in an enterprise adopted in the past and proposed for future for dealing multi directional responsibilities fully responsive circumstance business environment. Okay, the pattern of सिंपल सा ये देखना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या क्या अपने पास्ट में क्या क्या गलतियां करी हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, और क्या क्या उसको फ्यूचर में क्या क्या डीलिंग करनी चाहिए ताकि कंपनी जो है और आगे ग्रोथ कर सके। The personal problems are handled appropriately considering the overall objectives of development of corporate objective। okay? कंपनी को पर्सनल लेवल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसको मटेरियल्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या उसको जो सप्लायर हैं वो सही से माल सप्लाई नहीं कर रहे, क्या उसको जो फंड बोरो करने उसमें दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीजों को, इन सब प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगा। The responsibilities of planning, coordination, motivation, control at functional management levels are discharged in proper spirit। The responsibilities of planning, coordination, motivation and control of at functional management levels are discharged in proper spirit। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, मैनेजमेंट लेवल पर बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी अच्छा उसने प्लानिंग करी है, कितना अच्छा उसने स्टाफिंग करी है, यानी स्टाफ को रखे हैं, कितना कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कितना मोटिवेशन उनके बीच अच्छा है। A corporate development audit is best performed by team consisting of different experts of different discipline as it requires multidisciplinary approach। okay, एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक टीम कंसिस्ट करनी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट की टीम होगी जिनके डिफरेंट डिसिप्लिन होंगे। एट इज रिक्वायर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। लार्ज स्केल कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू द कंडक्ट ऑफ corporate development audit contrary to other forms of audit, statutory or non-statutory, with financial audit, cost audit, efficiency audit, proprietary audit, etc. Corporate development audit play a vital role, not only typing up the loose ends but also to forge the link in knowledge of the imminent from different quarter and on the basis of simple सी बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किन किन एरियाज पर हमें काम करना अभी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी अपनी टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट से क्या होता है काम आसान हो जाता है। हम काम को बांट देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, ये काम ये बंदा करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम हमारा ये करेगा। एज द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट इज मोर इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। ओके, आपको बार बार देखना पड़ेगा कि अपने अंदर झांकना पड़ेगा कहां पर और अभी इंप्रूवमेंट की बाकी है, वहां पर आपको इंप्रूवमेंट लेना ही पड़ेगा। नेसेसरी आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। सपोर्ट शुड कम फ्रॉम द डिसीजंस टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजंस लेना पड़ेगा, चेयरमैन हो गए। मोर ओवर एज द ऑडिट हाईलाइट द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, especially failure efficiencies and bottleneck should be undertaken by a high powered team with the corporation and acceptability of all those concerned in it। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ेगा। चेकलिस्ट ऑन कॉर्पोरेट प्लानिंग, whether SWOT analysis has been made, SWOT analysis has been made or not। what are the corporate strength and weakness, यानी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या वीकनेसेस हैं। ओके, प्राइस किस तरीके से चार्ज करती है, प्रोडक्ट किस तरीके का बनाती है, उसकी क्वालिटी क्या है, मार्केट में कितना शेयर, कैसे मार्केट में शेयर को बढ़ाएं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है उसका, से आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी, यानी अगर आपने कस्टमर को सामान बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने चिपका दिया, सामान बेचने के बाद भी आपको अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस होती है
तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीजें कई बार कंपनियां इन चीजों को इग्नोर कर देती हैं, ये देखना पड़ेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है लेक्चर पेन ड्राइव दे देती है, बट अगर पेन ड्राइव क्लासेस देने के बाद, फीस लेने के बाद अगर वो उसके डाउट्स ना ले, तो देखिए ये आफ्टर सेल सर्विस होती है, डाउट्स लेना आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, आपको टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज ऑफ इट्स मेंबर, आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर आपके जो बंदे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी क्वालिटीज, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज पर काम करना पड़ेगा। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इन रिलेशन टू राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म, ओके, आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको क्या क्या जो है चुनौतियां आने वाली हैं, कौन से आपको ऐसे डिसीजन उनसे पहले लेने पड़ेंगे, एक्शन जो है उनसे पहले लेने पड़ेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। What are the opportunities and threat in relation to rivalry among, how are the threat overcome and opportunities availed in the past, okay, हम लोगों ने पास में भी जब हमें कंपटीशन का सामना करना पड़ा था, किस तरीके से हमने उन चुनौतियों को पार करा था और किस तरीके से हमने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा था, इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। वेदर द कॉर्पोरेट इमेज इज गोइंग टू इंप्रूव इन नियर फ्यूचर, क्या नियर फ्यूचर में कॉर्पोरेट की इमेज यानी हमारी इमेज, अगर हमारी इमेज धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। What specific techniques are applied by the management for corporate planning long and short-term exercise? Whether the corporate objectives and goals are clearly defined and qualified? क्या हमारे corporate objectives जो हैं वो clearly defined और qualified हैं या नहीं हैं? Whether corporate planning premises and plans drop up based on adequate information? Whether the corporate planning premises and plans drawn upon based on adequate information? क्या हम लोगों ने जो प्लानिंग करी है उस पर जो हमने एक्विजिशन मतलब उस पर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, क्या एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन किया था हम लोगों ने इसके ऊपर, यानी हम लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च किया था कि नहीं किया था। चेकलिस्ट ऑन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, वेदर द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स पाने हैं वो क्लियर कट होने चाहिए बिल्कुल भी। whether the different elements of the enterprise have separate objectives, क्या जो different elements है, different departments है, क्या उन लोगों के separate objectives हैं या नहीं है। how are these objectives defined, ये objectives किस तरीके से define किए जाएंगे। are the objectives in writing, क्या ये objectives writing में हैं। is there sufficient flexibility in then organization design in the form of the responsiveness to changes taking place from time to time, okay, is there sufficient flexibility in then organization design, क्या हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का डिजाइन कर रखा है या नहीं कर रखा कि हम लोग अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम उन चेंजेस को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लें। checklist on delegation of authority, whether there are clear lines of authority from top to bottom in the corporate enterprise, whether there are clear lines of authority from top, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब काम का बंटवारा करना, यानी काम को बांटना, अलग अलग लोगों में काम को बांटना, ताकि काम को बांटेंगे तो जो मतलब एक बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम को करते करते, अगर हम एक ही बंदे को 10 काम देंगे तो परेशान हो जाएगा। whether there are clear lines of authority from top to bottom in the corporate, यानी आपको किस व्यक्ति को क्या काम करना है वो क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा और आपने मोस्टली आपने कर भी दिया होगा। whether accountability has been properly coupled with corresponding authority, okay, आपने अकाउंटेबिलिटी यानी काम तो सौंप दिया लेकिन आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि आप ही इस काम के जिम्मेदार हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो जिम्मेदार है नैतिक तौर पर। whether responsibility and authority in each position clearly defined in writing, है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति की होगी, क्या व्यक्ति क्या काम करेगा, आप हर एक को ये डिफाइन कर दोगे, इन राइटिंग भी आपको बता दोगे। whether the number of levels of authority kept minimum, पर कोशिश करनी चाहिए जितने लेवल ऑफ नंबर मतलब जितने ज्यादा लेवल होंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम लेवल हो, बट सफिशिएंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि लेवल कम है लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है काम का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। whether duties assigned to subordinate indicative as to what exact activities are expected from them, okay, और उसको क्लियरली बताना भी पड़ेगा, जिसको आपने काम बांटा है उसको क्लियरली आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा आपको, क्लियरली उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को ये काम सौंपा गया है, तू उसके लिए अकाउंटेबल है, तू उसके लिए जिम्मेदार है। टाइम होने के बाद काम के लिए जितना हमें समय एलोकेट किया उसके बाद हम लोग तेरे से इस बारे में पूछेंगे कि कितना काम किया है। whether responsibility via delegation of authority credited among the subordinate to complete the given task, whether responsibility via delegation of authority credited among the subordinate to complete the given task, whether responsibility via delegation of authority, हमने जो उसको responsibility दिया है काम को बांटने के लिए, तो बताना पड़ेगा कि क्या
जो उसने काम किया है या नहीं किया कंप्लीट, तुम्हें देखना पड़ेगा। वेदर मेथड्स ऑफ डेलीगेट कंपैटिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमें देखना पड़ेगा भाई किस मेथड को हम एलोकेट कर रहे हैं काम को बांटने के लिए। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको हम काम बांट रहे हैं उसको वो खुश भी होना चाहिए। अगर बिना खुश हुए वो काम करेगा तो कोई फायदा नहीं है। Checklist on span of control and management, whether span of control has been recognized in the organization। सिंपल सी बात है भाई, काम को किस व्यक्ति को क्या काम बांटना है, कब बांटना है, इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। वेदर एवरीबॉडी इन डिपार्टमेंट रिपोर्ट ओनली टू वन सुपीरियर, ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है वो अपनी रिपोर्टिंग केवल एक मैनेजर को कर रहा है या 10 मैनेजर को कर रहा है। अगर वो 10 मैनेजर को कर रहा है तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके लिए पहले काम करे। तो हर एक व्यक्ति का केवल एक ही मैनेजर होना चाहिए। Whether the accountability of higher authority for the acts of its subordinate is in accordance with current practices, ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय गलत काम करता है तो उसकी सजा क्या हम उसके मैनेजर को देंगे या नहीं देंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉलिसी कंपनी को देखनी पड़ेगी। ओके, ध्यान रखना एम्प्लॉयज की भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए, बट अल्टीमेट तो मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय पता चले कि एम्प्लॉय के मन में ये बात ना आ जाए कि भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, अल्टीमेट तो मेरे मैनेजर को डांट पड़ेगी। ये क्या है, एम्प्लॉय को निराश बना देती है और वो अपने काम को उतनी मोटिवेशनल के साथ नहीं करता। Whether the corporate management recognize the following factor that affect upon span of control, यानी काम को बांटना सही से ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा जरूरी है। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूनिट ऑफ पर्सन बीइंग सुपरवाइज, ओके, जो भी सुपरवाइजर हैं और उनके साथ काम करने वाले बंदे हैं उनका टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको एक दूसरे से मिलना चाहिए। द इंसिडेंस ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स इन एनी डिपार्टमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है नई प्रॉब्लम, तो उन नई प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्टेड, ओके, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं। द एक्सटेंट ऑफ नॉन मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, द एक्सटेंट ऑफ नॉन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नॉन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो भी हमें देखनी पड़ेंगी। whether the different activities and functions are grouped together in order to obtain the most effective use of man and activities, whether the different activities and function are grouped together। कई बार हम डिफरेंट मैनेजर्स को एक जो दो टीम होती है उसको एक साथ मिला देते हैं ताकि हम लोग इफेक्टिवली उस एक्टिविटी, उस काम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। मीट द ऑब्जेक्टिव इन द ऑप्टिमम वे, ओके, हम लोगों को अपने कि क्या हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही से पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। टू रन द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑपरेशन, ओके, आपको जो भी बिजनेस करना है अच्छे से करना है ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। वेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ग्रुप्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ग्रुप्ड है या इंडिविजुअल है, ये देखना पड़ेगा। wherever possible so that overall control of a function can be established so as to hold the supervised manager accountable, okay। अल्टीमेट जो मैंने पहले बताया था कि मैनेजर ही अल्टीमेट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मार्केट चेंजेस रिक्वायर कंटिन्यूअस इनोवेशन विद कंपनीज टू एनेबल देम टू ग्रो सक्सेसफुली। अगर कोई कंपनी मार्केट में नंबर 1 बनना चाहती है या फिर हमेशा सक्सेसफुली रहना चाहती है तो उसको मार्केट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज मार्केट में सस्टेन रहना अब तो असंभव है दोस्तों। ओके, जैसे कि नोकिया बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, उसने अपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, मार्केट में होने वाले चीजेस को अडॉप्ट नहीं किया, कस्टमर को क्या चाहिए वो चीज पर काम नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गए नोकिया। एक टाइम पर नंबर 1 थी नोकिया कंपनी और आज उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, भले ही उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। द सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट एम्स एट सपोर्टिंग एंड एंश्योरिंग इनोवेशन प्रोसेस ऑफ बाय एफिशिएंट एंड टारगेट डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ अल्टीमेटली लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ओके, ध्यान रखना कि इसीलिए जो भी मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, वो ज्यादातर ध्यान देता है कि कंपनी में यानी मार्केट में होने वाले चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट किया जा सके। पर्सनल डेवलपमेंट, अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट इन सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स एंड specialized to till present needs for the company. It also help further individual growth, ये individual growth में भी help करता है। Ultimately facilitate the corporate growth and expansion. The concept of personal development is essential for long range in nature. जो personal development का जो concept है वो long range में काफी अच्छा काम करता है। It is aimed at development of efficient, loyal and hard-working employee. Since all the activities in an organization are accomplished by the people, for the people and with the people, the aspect of personal management gains significance. Successful
Personal development concept must meet company specific requirement and target. Also, they should be efficient, economical, and lean. Personal development teaches the staff as to how to become more productive and effective at work. यानी वर्क में किस तरीके से प्रोडक्टिव होना है और इफेक्टिव होना है. Essentially, personal development is about having more control of self actions and emotions and staying motivated irrespective of situations or environment. यानी आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा. प्री प्लानिंग एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यानी प्री प्लानिंग यानी आपको पहले से ही किसी काम को अगर आपको करना है तो आपको पहले से ही प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी. एसेटिनिंग मैन पावर नीड्स फॉर एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. यानी आपको जो भी आपका एम्प्लॉय है, मैन पावर है, आपको उसको एप्रोप्रिएट एजुकेशन देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा. जो मार्केट में होने वाले चेंजेस हैं उनको बताना पड़ेगा, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है. Ascertaining the different future needs and existing talent, that is gap or imbalance. यानी फ्यूचर में किस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट होगी इनोवेशन लेने की, किस तरीके की आपको स्टाफ एम्प्लॉय की जरूरत होगी, एग्जिस्टिंग टैलेंट क्या है, उन एग्जिस्टिंग टैलेंट को क्या क्या नई नई जो चीजें आने वाली हैं उन चीजों की ट्रेनिंग देना, ताकि जो गैप आ रहा है, जो इनोवेशन का जो अभी मार्केट में चेंजेस होने वाले जो गैप आ रहा है उन पर हम काम कर सकें. अडॉप्टिंग अ सुटेबल प्रोग्राम और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू क्लोज द गैप ऑफ इम्बैलेंस. है ना, हमें उनको नए नए स्टाफ को रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्शन देना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो भी जो गैप आ रहा है उसको फुलफिल कर सकें. Adequate manpower planning with an appropriate blending of manpower management policies and manpower manager program. Scope of personal functions, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं. Personal management is that part of management function which is primarily concerned with the human relationship with an organization. Okay, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, वो होता है वो है हमारा पर्सनल मैनेजमेंट. इट्स ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियली द मेंटेनेंस ऑफ दोज रिलेशनशिप व्हिच एनेबल all these engaged in undertaking to make their maximum personal contribution to effective working of that अंडरटेकिंग. यानी हमें अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली मोटिवेटेड वे में काम करें. अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती है. इसीलिए एम्प्लॉय का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है. उसको अच्छा पे आउट करो, उसको अच्छा मोटिवेशन दो, उसको अच्छा ग्रोथ दो, उसको ट्रेनिंग पे खर्चा करो, उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दो, तो आपके साथ वो बना रहेगा, छोड़कर जाने की सोचेगा नहीं. Therefore, personal management is concerned with managing people at work. It is concerned with employees, both as individual as well as group. It is essentially one of the development of efficient, loyal, and hard-working employees. Personal management is concerned with helping the employees to develop their potentiality and capacity to the maximum possible extent. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को जितना हो सके ट्रेनिंग दे, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दे, उसको मोटिवेट करें, अच्छा उसको पे आउट करें. The functional areas along with the scope of human resources management and development indicate below may be identified as a component of personal growth. Organization review and analysis. Continuous review and analysis of organization operation may be necessary in order to determine and develop appropriate work structure, roles and responsibilities, inter-departmental relationship and level of authority. यानी किस व्यक्ति को क्या काम देना है, एम्प्लॉय मैनेजर के बीच कैसे रिलेशनशिप रहना है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, यानी काम को किस तरीके से बांटा जाएगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में है रिव्यू करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और टाइम टू टाइम एनालाइज और रिव्यू दोनों करना चाहिए. मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. Forecasting and planning is essential to needs an organization for a sufficient number of qualified persons for managing its operation. Manpower planning, recruitment and selection. Forecasting and planning is essential to needs an organization for a sufficient number of qualified persons for managing its operation. अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की जरूरत होगी. ओके, और आपको अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना, उनको नई स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, नई स्किल्स के लिए काम सिखाना चाहिए. मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मे बी अडॉप्टेड. यानी आपको समय रहते रहते अगर आपको टेक्नोलॉजी में जो होने वाले चेंजेस को भी उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज को. कई कंपनियां भी करती हैं ऐसा, जो टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग सेशंस करवाती है ताकि जो इनका एम्प्लॉय है वो क्या रहे, बिल्कुल वेल एजुकेटेड रहे. Proper facilities and opportunities are to be provided for personnel to enable them to acquire necessary skills and knowledge to perform the jobs for which they are employed.
परफॉर्मेंस अप्रेजल कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको अच्छा सैलरी देना पड़ेगा, अच्छी उसको ग्रोथ देनी पड़ेगी, उसको आप प्रमोशन करिए, वो खुश रहेगा, आपके साथ बने रहेगा और भी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाएगा। एम्प्लॉय रेमुनरेशन, एक एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी दीजिए, रेमुनरेशन दीजिए। हर साल जब आपका सैलरी आप बढ़ाते हो, हाइक बढ़ाते हो, तो एक अच्छा दीजिए हाइक, ताकि आपका एम्प्लॉय जो है खुश रहे। एम्प्लॉय सर्विसेज यानी आपको एम्प्लॉय को भी अच्छी अच्छी खासी सर्विसेज देनी चाहिए, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए, सिक्योरिटी प्लान जो भी है उसके लिए वो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जितना भी, मतलब एम्प्लॉय के भी ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। Admin and record. This include designing, implementation, controlling of adequate record and admin procedure to provide useful and pertinent information for planning purpose and for the documentation for all personal and services. जितने भी employees काम कर रहे हैं उनके सारे documentation, सारे records भी कंपनी को अच्छे से maintain करने चाहिए। Industrial relation, it include establishing appropriate procedure for the resolution for personal and institutional differences by means of appropriate measures and machinery. Example, standing orders, grievance procedure, conciliation, collective bargaining and joint कंसल्टेशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी है एम्प्लॉयज को, उसकी परेशानी को रिजॉल्व करें। ऑडिटिंग एंड रिसर्च इन मैन पावर मैनेजमेंट, दीज आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट व्हिच कॉल फॉर द अटेंशन ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिटर। ओके, मैनेजमेंट ऑडिटर की वो एम्प्लॉयज के साथ ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके का जो है वो बिहेवियर कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इन सब चीजों का भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान हमें रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। The primary responsibility of a business enterprise toward consumer is to make available the product at the right qualities, right time, right quantity, right place, right price। यानी कंज्यूमर ही भगवान है मार्केट का। अगर आपको मार्केट में बना रहना है, ग्रोथ लेना है, नंबर वन मार्केट लेनी है, मार्केट शेयर गेन करना है, तो आपका कंज्यूमर जो आपका कस्टमर है उसकी आपको अच्छी से सर्विसेज देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए वो देखना पड़ेगा, कैसी क्वालिटी का चाहिए वो देखना पड़ेगा, वही उसको देना पड़ेगा, सही समय पर देना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का देना पड़ेगा, उतनी ही क्वांटिटी का देना पड़ेगा जितना उसको चाहिए, और जो मतलब डिलीवरी उसी के जगह पर दे दे और एक अच्छा प्राइस ले। द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन एंड अप्रेज मैनेजमेंट ऑन दीज एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। जो कंज्यूमर सर्विसेज ऑडिट है ये इसी तरीके का ऑडिट देखता है कि क्या कंपनी इन चीजों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। It is therefore an audit of public responsibility of business enterprise in relation to its customer। यानी एक बिजनेस का अपने कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कंपनी इसको लोकल प्रोडक्ट तो सप्लाई नहीं कर रही है, प्रोडक्ट एक बार बेचने के बाद कस्टमर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है, उसका प्रोडक्ट खराब है या क्या है, कुछ शिकायत करता है उसका ध्यान नहीं दी। इन चीजों के ऊपर कंज्यूमर सर्विस ऑडिट ध्यान रखना। कंज्यूमर कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ओके, वो आपको बना भी सकता है मार्केट में और आपको मार्केट से उखाड़ भी सकता है। The audit is based on the philosophy that the role of business should be conducive to raising the quality of life through its contribution in terms of better product quality and services। Checklist on consumer services evaluation, क्या क्या checklist है वो हम देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सिंपल सी बात है भाई कि आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर को, जो वो प्रोडक्ट मांग रहा है वही प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। ओके, जितना वो क्वालिटी का कितना क्वांटिटी का मांग रहा है वही देना पड़ेगा। अगला भी कस्टमर रिलेशनशिप, आपको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। कस्टमर आपसे सामान लेता है, जो क्वेरीज पूछता है सारी क्वेरीज का आराम से प्यार से दीजिए। अगर आपको उसके सवालों में इरिटेशन भी हो रही है तो उनको इग्नोर कर दीजिए। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। वेदर यू गेन और लूज द मार्केट शेयर इट विल टोटली डिपेंड ऑन द किंग व्हिच इज नोन एज कस्टमर। सो कस्टमर गाइस टोटली किंग है, तो कस्टमर के साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। सामान अगर कस्टमर खरीद लेता है उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आपको उसकी जो भी उसको परेशानी आ रही है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जनरल कंसिडरेशन, सिंपल सी बात, आपको अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड्स का देना चाहिए। ठीक है ना, जो भी जो गारंटी पीरियड है वो आपको देना चाहिए। जो भी अगर टेक्निकली प्रॉब्लम्स आती है टेक्निकली हेल्प करनी चाहिए। ओके, जितना हो सके आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो डिस्काउंट दीजिए। अगर आप उसको उधार पे सामान दे सकते हो दीजिए, अगर आपको लगता है कस्टमर आपका बिजनेस है, कस्टमर अगर आपका रिलायबल है आपको। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, ध्यान रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ध्यान ये भी होना चाहिए कि वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन कम से कम जो इन्वायरमेंट है, समाज है, उसको नुकसान कम से कम पहुंचे। ठीक है ना,
ऐसे नहीं आप घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, केमिकल यूज कर रहे हो, वो केमिकल निकल के पानी में मिल रहा है और वो आपके जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उनको खराब कर रहा है, पानी को जो पानी की जो क्वालिटी है उसको वेस्ट कर रहा है। ध्यान रखना, प्रॉफिट कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता, समाज में रहने वाले लोगों की सेवा करना, उनको अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करना। पॉल्यूशन एज एन ऑल्टरनेट ऑफ द इन्वायरमेंट, ध्यान रखना हमें जो है पॉल्यूशन जो है, सिंपल सी बात है, हमें अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। पॉल्यूशन एज द राइट ऑफ टेरिटोरियल सर्वेलेंस, इट इंडिकेट द लिमिट ऑफ पॉल्यूशन अलाउड विद इन ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ अ स्टेट, यानी एक स्टेट में कितनी लिमिट रहनी चाहिए पॉल्यूशन की, वो लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही है। पॉल्यूशन एज अ डैमेज टू मैन एंड द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन जो है आदमी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। पॉल्यूशन एज इंटरफेरेंस विद अदर यूजेस ऑफ द एनवायरमेंट, ओके, पॉल्यूशन का एनवायरमेंट पर कितना बुरा असर पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन एज एक्सीडिंग द असेम्बलेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, क्या जो पॉल्यूशन है की जो लिमिट हमने दी है उससे ज्यादा तो क्रॉस नहीं कर रहा। एयर पॉल्यूशन, जो हमारा जो हवा में पॉल्यूशन होता है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर पॉल्यूशन, हम लोग केमिकल्स का यूज मतलब ऐसे केमिकल्स का यूज ना करें जिससे हमारे वाटर पॉल्यूट हो। नॉइस पॉल्यूशन, हमें ऐसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा आवाज करते हो। जो जनरेटर्स हैं मान लीजिए, आपको जो साइलेंट जनरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो खैर बहुत बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। स्मेल पॉल्यूशन, जो कि आपको ऐसे केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए जिससे इफेक्ट बुरा पड़े आसपास। कई बार देखा जाता है कि स्मेल्स आती है, वहां के रहने वाले लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। थर्मल यानी केमिकल्स, आपको जो भी इनपुट यूज करें, केमिकल्स यूज कर रहे हैं प्लांट में, है ना, थर्मल पॉल्यूशन को कम से कम करना आपको। विजुअल पॉल्यूशन, इफेक्ट्स फ्रॉम केमिकल प्लांट्स हो गया, वॉशरीज आर डिस्चार्ज इनटू द वाटरवेज, causing reduced visibility, industrial fumes and dust, causing cause of landscape attractiveness and strain of busy pedestrian and motor, they may cause from road accident and traffic death। ओके, सिंपल सी बात है, आपको विजुअल पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्लाइमेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड रेडिएशन पॉल्यूशन, radiation fallout, leakage, nuclear reactors, prolonged exposure, small doses of radiation result, जो रेडिएशंस हैं, जो किरणें आ रही हैं, उनका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए समाज में रहने वाले लोगों को बुरा। सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन, ध्यान रखना, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कभी मत करना जो आपकी जो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, यानी जो प्रोडक्शन क्षमता है, उसको वो इफेक्ट करे, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ओके, सो गाइस, ये था कि हम लोगों को पॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग भले ही काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि समाज को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, समाज में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। Consumer service audit, consumer is the king of market, whether you lose or gain in the market totally depend on the thing which is known as customers। तो आपको कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी सर्विस का देना पड़ेगा आपको। और सामान बेचने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है उसको, तो भी आप उसको रिजॉल्व, ऐसा नहीं कि आपने सामान चिपका दिया तब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये हमारा एक और पॉइंट पढ़ता हमने, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी आपके जो एम्प्लॉइज है उनका कितना आप ध्यान रखते हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्च करते हैं, उनको कितनी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि समय रहते रहते हमारी टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज को कितनी जल्दी आप उनको अडॉप्ट करवाते हैं। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, सिंपल सी बात है कि हम लोगों को समाज के लिए भी काम करना चाहिए। ओके, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए और वीकनेस को धीरे धीरे करके उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए। हर एक कंपनी को एनालाइज करना चाहिए, व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज देयर, यू कैन से दैट, वीकनेस। देन वी हैव कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि भाई अल्टीमेट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ओके, हमने नाइकी का एग्जांपल्स पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का एग्जांपल पढ़ा था, एप्पल का एग्जांपल पढ़ा था। सो गाइस, ये हमारा एक पहला लेक्चर था और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम लोग अपना स्टडी नोट नंबर 11 मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस में कर देंगे। ओके, सो फिर भी लेक्चर देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इस स्टडी नोट को हम लोग प्योरली बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो हम लोग अब मिलेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना स्टडी नोट नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब अपना जो हमारा पेपर नंबर 20 है फाइनल का, वो हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको फिनिश करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आई विल हेल्प यू। सो गाइस, फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो गाइस। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।